So, hello 10th standard, welcome back to the Crystal Concept, and in this session we are going to discuss 10th standard के लिए अलजेब्रा का सेमिस्टर 1 एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट क्वेश्चंस पेपर। तो इस क्वेश्चन पेपर में हम वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जो सेमिस्टर 1 एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो फटाफट एक नोटबुक निकाल दो, एक पेन वगैरह ले लो साथ में, और मेरे साथ में हर एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करो। किसी भी एग्जाम में एक्सेलेंस या अच्छा मार्क्स लेके आना है तो उसके पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही हम करते हैं क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के इस चैनल पे। तो लेट्स बिगिन, लेट्स प्रैक्टिस दिस पेपर सो दैट आपके आने वाला सेमिस्टर एग्जामिनेशंस आपको बहुत इजी और बहुत कॉन्फिडेंसली आप एग्जाम दे सको। लेट्स बिगिन। तो किसी भी एग्जाम में आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देना है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आंसर किस तरीके से लिखने हैं, कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ के बातें समझ में आ जाती है। अगर हम बात करें पेपर की तो टोटल 40 मार्क्स का आपका अलजेब्रा का पेपर होता है सेमिस्टर 1 एग्जामिनेशंस में। तो उसको आपको फॉलो करना है, 40 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करना है। इस सेशन के अंदर सेमिस्टर 1 एग्जामिनेशन के लिए मेनली 4 चैप्टर आपको पूछे जाते हैं। किसी किसी स्कूल में 3 पूछे जाएंगे, किसी किसी में 4 पूछे जाएंगे। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पिकअप करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इस सेशन के अंदर हम इन 4 चैप्टर्स के मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले पेपर्स के थ्रू। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस है। कि पूछा गया है कि वन ऑफ द रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन ऑफ द रूट आपको गिवन दे रखा है 2। मतलब आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, 2 रूट में से एक रूट आपको दे रखा है 2। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का मतलब क्या होता है कि रूट का मतलब होता है कि जो x की वैल्यू होती है वो होता है उसका रूट, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब यहाँ पे x अगर रूट है तो x यहाँ पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू हम 2 पुट कर सकते हैं बिकॉज इट इज द रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू जस्ट, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे सॉल्व करना मतलब यहाँ पे x का वैल्यू हमें क्या पुट करना है, 2 पुट कर सकते हैं। क्योंकि x यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे 2m हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इसके लिए हमने 2 पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये 2m और ये -5 इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली 2m को किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज बाकी के साथ में m नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये देखो, ये दोनों नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये +4 है -5 है। तो +4 में से -5 गया तो दिस इज -1, और ये 2m वैसे का वैसा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2m प्लस -1 का उधर आके +1, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो m का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअली वो 12 दिख रहा है बट वो इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ये इस तरीके का ऑप्शन है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, दैट्स इट। तो मतलब ध्यान रखना, अगर आपको बोला है कि भाई ये रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आप उसको x के जगह पे पुट कर सकते हो, इक्वेशन को सॉल्व करोगे, और जो भी आपको कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी आर हुज कॉमन डिफरेंस इज -2। मतलब एपी का कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है -2, और फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है वो भी है -2, और आपको इस एपी के पहले 4 टर्म बताने हैं। देखो, पहला टर्म क्या होता है, पहला टर्म अपने आप में फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज ए, वो तो आपको पहले से दे रखा है -2। सेकेंड टर्म क्या होता है, तो सेकेंड टर्म होता है फर्स्ट टर्म के अंदर जब आप डी ऐड करते हो यू विल गेट द सेकेंड टर्म। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1, तो वो हमें -2 पहले से पता है यहाँ से। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी विच इज ऑल्सो -2, तो आप अगर इसको सॉल्व करते हो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, दिस इज बिकम -4, दिस इज योर सेकेंड टर्म। ओके, उसी तरीके से थर्ड टर्म क्या होगा, तो थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, t2 प्लस डी। तो सिंपल सा यहाँ पे t2 कितना है -2, और d कितना है t2 कितना -4 और d कितना -2, तो ये हो जाएगा -6। तो ऐसे सिलसिला चलते रहेगा। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ये बी वाला, एक्चुअली यहाँ पे सी लिखा हुआ है बट आपको करेक्ट समझ में आ गया कि -2 -4 -6 और -8 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। In the format of the pen, there are dash alphabets. पेन कार्ड में जो नंबर्स होते हैं, पेन कार्ड का नंबर, उसमें कितने अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होते हैं, तो पेन कार्ड के अंदर 15 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होते हैं। यहाँ पे 10 डिजिट पेन ऑफ द फर्म होता है, और यहाँ पे 27 और 1, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे 1 Z 5 है, इनको सबको मिला के टोटल पेन कार्ड के अंदर 15 अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा अपना। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, कैसे सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये पहले, सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इज 5 × 0। उसके बाद कौन सा मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, तो उसके बाद करोगे -7 × 3, दैट इज बीच में माइनस डालना मत भूलना, -7 × 3।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, दिस इज माइनस, -7 इंटू 3 दिस इज बिकम -21 और माइनस माइनस प्लस, दिस इज द फाइनल आंसर इज बिकम +21। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। राइट द एपी हुज द फर्स्ट टर्म इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। आपको वापस से एपी लिखना है। तो फर्स्ट टर्म का मतलब यहाँ पे आपको T1 का वैल्यू दे रखा 6, तो T2 का वैल्यू क्या होगा, T2 का वैल्यू होगा फर्स्ट टर्म प्लस डी, दैट इज 6 प्लस, और डी का वैल्यू आपको दिख रहा है -3 है, प्लस माइनस माइनस एंड दिस इज सेकेंड टर्म इज बिकम +3 हो जाएगा। थर्ड टर्म की बात करेंगे तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म प्लस डी करना पड़ेगा, दैट इज T2 का वैल्यू था 3 और डी का वैल्यू था -3। इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 0, दिस इज योर थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म एक और फाइंड कर लो, कम से कम 4 टर्म आप फाइंड कर लो तो आपको एक एपी लिखने में अच्छा रहेगा, दैट इज 0 प्लस डी का वैल्यू दिस इज -3, तो आंसर में हो जाएगा आपका -3। तो इस तरीके से आप अपने टर्म्स को फाइंड कर सकते हो। तो आपका जो एपी बन के आएगा वो आएगा 6 3 0 -3, और ये सिलसिला आगे भी चलते रहेगा। दिस इज द फाइनल आंसर, यू कैन से दिस इज द रिक्वायर्ड एपी, दिस इज द रिक्वायर्ड एपी, आप फाइनल में देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, Pawan Medical supplies medicines, some medicines of the GST 12%, then what is the CGST और SGST? भाई GST 12% दिया है, तो CGST और SGST GST का हाफ होता है, तो CGST कितना होगा, तो ऑब्वियसली जो भी GST है डिवाइड बाई 2 कर लो, दैट इज 12 डिवाइड बाई 2 विच इज 6% लगेगा CGST। और अगर हम SGST स्टेट GST की अगर हम बात करें तो वो भी GST का हाफ होता है ऑलवेज, ध्यान रखना 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज ऑल्सो 6%। CGST और SGST सेम होता है हमेशा। अपने क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर्स वीडियोस, वन शॉट IMP साइंस के, मैथ्स के और बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स के पेपर्स अपलोड करके रखे। एक बार डिस्क्रिप्शन में क्लिक चेकआउट कर लेना, बहुत सारी लिंक्स आपको वहां पे अवेलेबल मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, और अपने अपने को या इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, ये आईडी आपको दे रखा है। तो दिस इज द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में जस्ट आपको डब्बे भरने हैं यहाँ पे। तो आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो क्या दे रखा है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है, और आपको इसमें बोला गया है देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, एक रूट आपको पहले से दे रखा है, सेम रूट वाला क्वेश्चन है। तो x का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, मतलब इक्वेशन में जहां जहां x लिखा है वहां पे हमें क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। तो यहाँ पे आपको 5 पुट करना है, यहाँ पे पहले से पुट किया है, यहाँ पे भी ओके, वो तो क्वेश्चन में 5 है अपना। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, वो यहाँ लिखा है। 14 इंटू 5 70 यहाँ लिखा है, और अब आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है। -70 और -5 -75 हो जाएगा, बट आप यहाँ पे देखो माइनस पहले से यहाँ पे लगा हुआ है, दैट्स वाई अंदर माइनस आप मत डालना। ओके, -75 इक्वल टू किधर आएगा, +75 हो जाएगा, और 75 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका फाइनल के का वैल्यू 3 मिल जाएगा। तो 2 मार्क्स के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं शुरुआत में, पहले 2 क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड के होते हैं, और उसके बाद एक और आता है एक्टिविटी बेस्ड का क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। ओके, नेक्स्ट वापस से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन से आई थिंक सेम, ओके ये अलग है। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर आपको बताना, तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो करने के बाद आपको पता चलेगा ए का वैल्यू यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1, यहाँ पे देखो बी है और यहाँ पे बी के जगह पे क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो बी का वैल्यू 2, और सी का वैल्यू हो जाएगा -9, तो साइन के साथ आप माइनस लगाना भूलना मत। ये होता है नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट पता करना पड़ता, दैट इज b² - 4ac का वैल्यू। तो b का वैल्यू कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर लिखा हुआ 4, a का वैल्यू कितना था 1, और c का वैल्यू कितना था -9। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 पहले से लिखा है, इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई करके लिखना, तो 9 4 हो जाएगा 36, और आप देख पा रहे हो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, जो इन्होंने पहले से लिख के रखा है, और दिस इज योर 40 आंसर। b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, दैट्स व्हाई रूट इज रियल एंड अनइक्वल। ये क्वेश्चन में भी एक्टिविटी बेस में ना आए, नॉर्मल फॉर्मेट में आए, तो भी आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला कंप्लीट एक्टिविटी, यहाँ पे लिखा हुआ पर, जब पर लिखा होता है उस केस में फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ पे 100 फेस वैल्यू तो मार्केट वैल्यू भी हो जाएगी 100। जब आपको यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है, इसका मतलब उस केस में मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा होती है। कितने का प्रीमियम है, 500 का, इसका मतलब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कितनी ज्यादा होगी, 500 से ज्यादा होगी। तो अगर मैं फेस वैल्यू के बारे में पूछूंगा, तो जो भी आपकी मार्केट वैल्यू है उसमें से आप ये प्रीमियम को माइनस कर लो, दैट इज 500, तो आंसर आएगा 76। तो यहाँ पे 76 आपका फेस वैल्यू होगा, मतलब ये शेयर जो भी लिस्ट हुआ था तब उसका 76 रजिस्टर प्राइस था,
उसमें 500 ऐड कर लेंगे तो यू विल गेट द मार्केट वैल्यू, तो आपको माइनस करके आंसर मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शेयर का, तो ये 10 रुपीज का फेस वैल्यू था और अब मार्केट वैल्यू हो चुका है 5 रुपीज। तो ये जो शेयर चल रहा है डिस्काउंट में चल रहा है, मतलब अभी ये शेयर लॉस में चल रहा है, या जब रजिस्टर हुआ था उससे कम प्राइस हो चुका है, डिस्काउंट हो गया। फेस वैल्यू की बात करें 25 और मार्केट वैल्यू 16 है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इस केस में भी क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। और कितने का ओके, डिस्काउंट आपको यही लिखना है कि डिस्काउंट हुआ है वापस से। तो दोनों केस में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फेस वैल्यू ज्यादा था और मार्केट वैल्यू कम था, और इस वाले केस में पर पे चल रहा था सेम था, और इस वाले केस में प्रीमियम पे चल रहा था, मतलब मार्केट वैल्यू ज्यादा था। ओके, तो सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें क्या करना है, आपको लास्ट वाले टर्म को मतलब 54 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आपको अपने आप को पूछना है कि भाई मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। तो 1 इंटू 54 करेंगे तो 54 होता है। अगर आप यहाँ पे साइन देखोगे प्लस लिखा है, प्लस को हम कहेंगे ऐड, और ऐड करके आना चाहिए इधर लिखा हुआ नंबर दैट इज -15। अब आप अपने मन में सोचिएगा कि ऐसे दो नंबर बताइए जिनका एडिशन आना चाहिए -15 और जिनका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 54। तो बड़ा सिंपल है, 6 आई थिंक 9 होता है 54। और अगर आप 9 और 6 को ऐड करो तो आप देखोगे कि 15 आता है, और वो +15 है। बट हमें चाहिए यहाँ पे -15, तो हमें +15 नहीं चाहिए। तो हमें 9 और 6 को कुछ इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। ये भी एक तरीके का एडिशन है, दोनों नंबर पे सेम साइन मतलब ऐड करना है, और ये आएगा आपका -15। तो यहाँ पे हम -54 के जगह पे लिख सकते हैं -9 और -6। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा -9x -6x +54 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे x, तो अंदर इधर x कॉमन निकल गया तो एक x बचेगा, और यहाँ से x निकल गया तो -9 बचेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप माइनस साइन आ रहा है, बट यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस। तो मतलब यहाँ पे एक प्लस में दो माइनस होते हैं, तो आपको ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे आप कॉमन निकालना पड़ेगा, और एक माइनस अंदर बच जाएगा। 6 और 54 में 6 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x, और ये माइनस बच जाएगा अंदर, और 54 के जगह पे आ जाएगा 9, क्योंकि 6 आपने उधर फैक्टर में कॉमन निकाला है। दोनों ब्रैकेट ध्यान रखना सेम आना जरूरी है, दैट इज x माइनस 9 एंड दिस इज x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप रूट हमें फैक्टराइजेशन से रूट्स निकालने हैं, तो x माइनस 9 को हम 0 के बराबर लिखेंगे, x माइनस 6 को भी हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू 9 मिलेगा, और यहाँ से x का वैल्यू आपको 6 मिल जाएगा। इस तरीके से आपको दोनों रूट्स यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना, फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, मतलब आएगा। नेक्स्ट है ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको रूट्स पहले से दे रखे हैं। तो यहाँ पे इस पूरे पेपर में हम ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिल रहे हैं, तो ध्यान रखना वो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना, और बोर्ड्स एग्जाम में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आपको दो रूट्स दे रखे हैं, लेट से एक रूट्स का नाम बोल देते हैं हम अल्फा और दूसरे का नाम बोल देते हैं बीटा, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना। सबसे पहले आपको सम ऑफ रूट फाइंड करना, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और जिसका वैल्यू हो जाएगा -3 प्लस -7। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये -3 -7 होके ये -10 हो जाएगा। फिर आपको फाइंड करना अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो वो हो जाएगा -3 इंटू -7, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज 21। अब रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए सिंपल सा आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो हमने यहाँ पे पहले से ही सम ऑफ रूट निकाल के रखा है, जो आया था हमारा -10, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के रखा है 21 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, जो हमें इन रूट्स के मदद से बनाना था। तो दिस इज द आवर फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे हमें रूट्स दिया था, उसके मदद से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया है। उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, और उस वाले फॉर्मूले में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले से आपको फाइंड कर लेना, और वैल्यू को आप जस्ट यहाँ पे क्या कर लेना, पुट कर लेना। ओके, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर। एन ऑड नंबर का सम निकालना। तो देखो भैया ऑड नंबर होता क्या, ऑड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1, उसके बाद का नंबर 3, उसके बाद का 5, उसके बाद का 7। इस प्रकार से ये ऑड नंबर है। ऐसे आपको एन ऑड नंबर का सम निकालना है। अगर मैं ऑड नंबर की सीरीज में सबसे पहला नंबर बोलूँ तो 1 है, और अगर हर नंबर के बीच का डिफरेंस अगर आप देखने जाओगे तो आपको 2 का डिफरेंस मिलेगा, बराबर। और आपको ऐसे एन ऑड नंबर का सम निकालना, मतलब आपको पता करना है कि यहाँ पे टोटल n नंबर का सम कितना होगा। जितने भी ऑड नंबर आपको दिए जाए, 10 दिए जाए, 15 दिए जाए, यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला एक्चुअल में निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सम निकालना है, करेक्ट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 डी।
अगर n ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम n का n ही रखेंगे, दैट इज n/2, यहाँ पे 2 और a का वैल्यू डाल देंगे 1 और n का वैल्यू वापस से n ही रखेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे ऑड नंबर फिक्स नहीं है, वो n है। और d का वैल्यू रखेंगे 2 बिकॉज ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होता है। इसको हमें सॉल्व करना, दैट इज n/2, 2 इंटू 1 इज 2 और यहाँ पे हम ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 इंटू n इज दैट इज 2n, 2 इंटू 1 इज 2। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं इसको, दैट इज n/2, 2 प्लस, ये ब्रैकेट ऐसे ओपन करेंगे बिकॉज बार प्लस है तो प्लस लगा रहता है ब्रैकेट के बाहर, तो ज्यादा साइन में चेंजेस नहीं होते एक्चुअली, ज्यादा क्या कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो जाएगा विदाउट चेंजिंग एनी साइन। यहाँ से 2 से n से 2n कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे, तो दिस इज बिकम n, ओके ओके, दिस इज बिकम n/2 इंटू 2n, 2 से 2 यहाँ पे कट हो जाएगा एंड हमारा आंसर आ जाएगा n का स्क्वायर। तो हम n ऑड नंबर का जो सम होता है वो होता है n स्क्वायर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ पहले दो ऑड नंबर का सम निकालो तो वो हो जाएगा 1 + 3 दैट इज 5, और अगर फॉर्मूले में भी पुट करके देखेंगे दैट इज 1 + 3 दैट इज 4, फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे पहले दो ऑड नंबर ना, तो एक ऑड नंबर दूसरा ऑड नंबर, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 डालेंगे, 2 का वैल्यू कितना आ गया 4। अगर हम बोलेंगे पहले तीन ऑड नंबर का सम निकालो तो 1 + 3 + 5 वो आता है 9, और यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम 3 पुट करके देखेंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो ऑड नंबर का सम के लिए जनरल फॉर्मूला मिल गया आपको, दैट इज n स्क्वायर। जितने भी ऑड नंबर बोले हैं आप n में डाल के देख लो, यू विल गेट डायरेक्ट आंसर। ओके, so this is final result. Okay, so Real Paint, okay, MS Real Paint sold 2 tins of luster paint. Okay, 2 डब्बे बेचे गए पेंट के, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द ईच टिन इज द 2800। अभी 2 डब्बे बेचे गए हैं तो दो का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ 2 टिन्स पेंट के डब्बे, ओके जो भी है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2800, क्योंकि एक का 2800 है, 2 इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इट्स बिकम 5600 रुपीज हो जाएगा दोनों का। अब एक डब्बे पे टैक्सेबल वैल्यू 2800 है, 2 डब्बे का टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा 5600। ओके, टैक्सेबल वैल्यूज ऑफ 2 डब्बा यू कैन से, ओके 5600। जीएसटी लग रहा है 28%, जीएसटी कितना लग रहा है 28%। तो अमाउंट ऑफ CGST और SGST आपको पूछा, तो सिंपल सा है भाई, पहले जीएसटी निकाल दो और जीएसटी का आधा होता है CGST और जीएसटी का आधा होता है SGST। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जीएसटी पेबल जीएसटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 28% है ना, 28% है, करेक्ट 28%। तो 28% ऑफ 5600, तो वो हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 100 इंटू 5600। ओके, ये 0 से 0 कट एंड दिस इज 28 इंटू 56। एंड एक्चुअली यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में जीएसटी फाइंड करने नहीं बोला, बट स्टिल जीएसटी फाइंड करके हम CGST और SGST निकाल सकते हैं। दिस इज द 56 इंटू 28, तो 8 6 48, 4 कैरी, 8 5 40 और 4 44, 0 12 1 कैरी, 10 और 11, तो 8651, तो 1568 आपको टोटल जीएसटी पे करना है। लेकिन अगर बात करेंगे CGST और SGST की, तो CGST हो या SGST हो, दोनों हमारे जीएसटी का आधा ही होता है। तो यहाँ पे जीएसटी का वैल्यू था 1568, उसका हाफ कर लो तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 784, बराबर ना, माइनस करोगे यू विल गेट द 784। तो 784 रुपीज की यहाँ पे जीएसटी पे करनी पड़ेगी CGST, और SGST भी यहाँ पे पे करनी पड़ेगी 784 रुपीज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसमें CGST और SGST का वैल्यू आ जाएगा 784 आ जाएगा। ओके, तो वेल डन, सक्सेसफुली आपने अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर सॉल्व कर लिए तो अपने आपको शुक्रिया बोल देना अपने आपको, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना, दो यहाँ पे इक्वेशन दे रखे, तो इसमें आपको क्या करना है, एक्स और वाई का वैल्यू अलग अलग फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या करना है, वाई को सेपरेट करना है। तो वाई को सेपरेट करने के लिए एक्स को आपको राइट साइड में भेजना पड़ेगा, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। सेम काम इधर भी करना, वाई को इधर भेज दो और 4 को उधर भेज दो, ये बन जाएगा x - 4 इक्वल्स टू वाई, सो दैट y पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने मन से x का वैल्यू डालते रहना एंड यू विल गेट द y का वैल्यू, दैट इज x और y यहाँ लिख लेते हैं। चलो पहले x का वैल्यू 1 डालते हैं, तो 6 - 1 हो जाएगा 5, y का वैल्यू 5। x का वैल्यू 2 डालते हैं यहाँ पे, तो 2 डालेंगे 6 - 2 हो जाएगा आपका 4, 3 डालने के बाद 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको x, y का वैल्यूज मिल जाएगा 1, 5, 2, 4, 3, 3, करेक्ट है। उसी तरीके से इसमें भी आपको x का वैल्यू डालना, तो x का वैल्यू ऐसा डालो कि पॉजिटिव आए, आप नेगेटिव चाहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे 5, अगर x का वैल्यू 5 डालता हूँ इसमें, तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। x का वैल्यू मैं 6 डालूंगा
तो y का वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगा, और x का वैल्यू मान लो 0 भी डाल देते तो y का वैल्यू यहाँ पे -4 आ जाएगा, क्योंकि 0 - 4 इज -4। तो यहाँ पे हमें कुछ आंसर 5,1, 6,2, 0, -4, दिस इज योर x, y का वैल्यूज। ओके, अब सिंपली क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को आपको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के ऊपर आप ऐसे नंबर्स दिखा सकते हो, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसी तरीके से पॉजिटिव y एक्सिस में भी 1, 2, 3, 4, यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो आप लोग। हाँ, 6। इस तरीके से निगेटिव एक्स एक्सिस में भी जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि हमने निगेटिव एक्स का वैल्यू लिया ही नहीं है। निगेटिव वाई एक्सिस में अगर हम बात करेंगे -1, -2, -3, -4। और इस तरीके से आपको क्या करना है, इन दोनों ग्राफ को आपको ज्वाइन करना। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना 1,5, तो 1 यहाँ आ रहा है, 5 हमारा यहाँ है, ये हमारा मिल जाएगा। 2,4 की अगर बात करेंगे 2,4 लगभग आपको कहीं यहाँ मिलेगा। अगर हम 3,3 की बात करेंगे तो वो आपको लगभग यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे ये पहला वाला ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। हालांकि देखो यहाँ पे मैं एक्यूरेट ग्राफ नहीं बना पाऊंगा, सो दैट यहाँ पे एक्यूरेट पॉइंट नहीं मिलेगा, बट ग्राफ पेपर में जब आप बनाओगे तो यू विल गेट एक्यूरेट पॉइंट 100%। दूसरे ग्राफ की बात करेंगे 5,1, तो 5,1 में आपको यहाँ पे कई पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो ओके, वो मैच भी कर रहा है एक तरीके से यहाँ पे, अगर हम बोलेंगे तो 5। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट एक्चुअली हमारे आंसर मिल चुका है। अगर हम 6,2 की बात करें तो वो पॉइंट यहाँ पे आपको कहीं मिलेगा, और 0, -4 की बात करें हम लोग तो वो पॉइंट लगभग आपको कहीं यहाँ पे मिलेगा। तो आप देख पा रहे हो दोनों ग्राफ यहाँ पे एक्चुअल में कहाँ मीट कर रहे हैं। दोनों ग्राफ यहाँ पे एक्चुअल में मीट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है आपका 5,1। तो ये जो 5,1 है यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, यू कैन से दैट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में आंसर क्या होता है, वो होता है जहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं। आप या चाहो तो ये वाला ग्राफ जो पहले वाले का ग्राफ था इसको थोड़ा सा लंबा कर लो, सो दैट वो क्लियरिटी आप में दिख जाए यहाँ पे वो दोनों ग्राफ कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्राफ में जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ मिल रहे हैं वो आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे 5,1 पे मिल रहे, दिस इज योर आंसर। ओके, तो आप लिख लेना, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर इज 5, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको सॉल्व करना। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज लिखना है पहले तो। और सबसे पहले क्या करना है, जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए पूरी इक्वेशन को आपको 2 से डिवाइड करना है। तो हर एक नंबर को आपको 2 से यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 डिवाइड बाई 2, तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, बट यहाँ पे बीच में आ जाएगा 9/2। ओके, बीच में मैंने गलती से इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे प्लस है। ओके, 9/2y, और 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इस 5, और 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा आपका 0 वापस से। अब क्या करना है, जो y का कोइफिशिएंट है, मतलब जो जिसका पावर 1 है उसका कोइफिशिएंट है, उस कोइफिशिएंट का हाफ करना है। तो हाफ कैसे करोगे, हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पहले से 2 मौजूद है और डिवाइड करने के लिए और 2 आ जाएगा, तो इट्स बिकम 9/4। फिर आपको उसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, 9/4 का स्क्वायर। अब जो भी स्क्वायर आया ना, इसको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, तो इस इतने पार्ट को एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है। 9 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, दैट इज 9/2 का y। और जो भी आपका जो स्क्वायर है उसको पहले ऐड कर लो। तो हमने पहले सबसे पहले ऐड कर दिया उसको। फिर आप ये वाला +5 एज इट इज लिख दो। अब उसको आप उसी नंबर को 9/2 को क्या कर लो, स्क्वायर को क्या कर लो, माइनस कर लो। क्यों माइनस प्लस कर रहे, देखो बैलेंस बनना बड़ा जरूरी है। आप ऐसे किसी भी इक्वेशन को इनबैलेंस नहीं कर सकते हो। तो आपने प्लस किया है तो माइनस करना जरूरी है, क्योंकि वो कट के वापस ओरिजिनल इक्वेशन अपना रूप ले ले। बट यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें अपना आंसर मिल जाए, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। ये शुरुआत वाले जो टर्म्स है तीनों तीनों का मिलकर एक फॉर्मूला बन जाता है, a+b के स्क्वायर में फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर। आप समझ जाओगे कैसे कैसे करना है। पहले वाला y एज इट इज ले लो, और फिर 9/2 एज इट इज ले लो, और यहाँ ये वाला साइन देख लो, ये वाला साइन कौन सा है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगा दो, और फिर क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। अगर आप ये वाला जो टर्म मैंने अभी बनाया है, इसमें अगर आप वापस से ये फॉर्मूला लगा देते हो, तो आपको वापस यही मिल जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं नीचे वाले को ये ऊपर वाला लिख सकता हूँ, तो ऊपर वाले को मैं नीचे इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। तो ध्यान रखना, पहला वाला टर्म इधर, दूसरा वाला टर्म इधर, और फिर बीच में कौन सा साइन लगाना वो यहाँ से डिसाइड करना है। और पीछे वाला जो भी लिखा हुआ मामला उसको सॉल्व कर लो। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा कर लो, 5 4 20, और 81 में से आप 20 माइनस करोगे तो आपको ये 61 मिल जाएगा, बड़े वाले का साइन, दैट इज -61/4 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा y + 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये वाला नंबर भी पूरे स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो y प्लस 9/2 का होल स्क्वायर, और 61 देखो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 1 से लेके 10 में भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 61 को आपको रूट में लिखना पड़ेगा और 4 को आपको 2 में लिखना पड़ेगा, और फिर आप इसका स्क्वायर लिख सकते हो। बैलेंस बनना जरूरी, क्योंकि 61 का वापस से स्क्वायर अगर आप करोगे तो आपको 61 मिलेगा, रूट 61 का स्क्वायर, ओके। तो आपको इसके लिए उसको रूट में डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे ये ए का काम करेगा और ये बी का काम करेगा, ये बनेगा आपका y प्लस 9/2, दैट इज ए प्लस बी, दैट इज रूट 61/2, और दूसरा आपका बन जाएगा a माइनस बी पे, दैट इज y प्लस 9/2 माइनस रूट 61/2, दैट इज b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको फैक्टर्स मिल चुके। अब इस फैक्टर्स को आपको इसको एक बार 0 के बराबर करना है, इसको 0 के बराबर करना है। पहले वाले को 0 के बराबर करोगे, सबको इक्वल टू उस तरफ भेजोगे, तो आपको आंसर मिलेगा -9/2 माइनस 61/2, दैट इज -9 माइनस रूट 61 बाय कॉमन 2 लिख देंगे। और दूसरे वाले में भी ये नंबर्स को आप इक्वल टू उधर भेजोगे तो यू विल गेट y का दूसरा वैल्यू मिलेगा, दैट इज -9/2 प्लस रूट 61/2, इसको कॉमन करके लिखेंगे, दैट इज -9 प्लस रूट 61/2 के। तो ये आपको दोनों आंसर यहाँ पे मिल चुके होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, इस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अच्छे से फॉलो करना, आपको अच्छे से समझ जाएगा पूरा चीज। यहाँ पे आपको एक एपी दे रखा है और उसमें ये पूछा गया है आपसे कि भाई हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 10 टू 250 डिविजिबल बाय 4, कितने नंबर 10 से लेके 250 तक जो नंबर है वो 4 से डिवाइड होते हैं। अगर हम 10 से लेके 250 तक नंबर्स डिवाइड बात करें जो 4 से डिवाइड होने वाले, तो उसमें से सबसे पहला नंबर आता है 12, बराबर। उसके बाद आएगा 4 मिला तो 16, उसके बाद आएगा 16 के बाद अगर बात करेंगे 20, और हम आखिरी नंबर की अगर बात करेंगे तो वो होगा 248 जो 4 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन आपको ये पता करना है ये नंबर कितने हैं ऐसे जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। उसके लिए सिंपल सा आपको मैं बता देता हूँ। देखो, अगर किसी लाइन में आप खड़े हो, आप किसी लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, और बहुत सारे लोग में से जो आखिरी आदमी को आपको जाके पूछा कि भाई बता तेरा नंबर क्या है, तो आखिरी आदमी बोलेगा भाई मेरा नंबर भी 6 पोजीशन पे खड़ा हो। इसका मतलब क्लियर है कि टोटल लाइन में 6 लोग लगे हुए हैं। उसी तरीके से अगर मैं बोल दूं 248, भाई तेरा पोजीशन क्या वो बता दे। जैसे 248 का पोजीशन आपको पता चल जाएगा, मतलब लास्ट टर्म का पोजीशन आपको पता चल जाएगा, तो आप बता दोगे कि लाइन में इतने लोग खड़े, मतलब उतने टर्म है जो 4 से डिवाइड होने वाले हैं सीरीज के अंदर। तो सिंपल से आपको आखिरी पोजीशन का पोजीशन, आखिरी नंबर का पोजीशन पता करना है। तो उसके लिए हम पहले ए की बात करें तो ए का वैल्यू 12 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 12। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो नंबर्स के बीच का डिफरेंस ऑब्वियसली 4 का ही रहेगा। और अगर हम लास्ट टर्म की बात करें, मतलब nth पोजीशन पे कौन सा टर्म है, क्योंकि देखो हमें अभी इसका पोजीशन पता नहीं है, तो हमने इसकी पोजीशन को मान के रखा है n। तो n पोजीशन पे कौन सा टर्म है, दैट इज 248 टर्म है। तो हम यहाँ पे tn का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज a प्लस n माइनस 1 d। अब बताओ आखिरी पोजीशन पे कौन सा टर्म है, 248 टर्म है। a पे क्या है, 12 है, और n का पोजीशन हमें नहीं पता, n पता ही नहीं, क्योंकि 248 का पोजीशन क्या है वो हमें नहीं पता, और d कितना है 4 है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको अच्छे से। तो 248 ये 12 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये देखो, यहाँ पे आपका चलो माइनस होने n-1 और इंटू यहाँ पे आपका 4 बच जाएगा। अभी अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, माइनस कर लो। 8 में से 2 गया, यहाँ पे 6 बचेगा, 4 में से 1 गया, यहाँ पे 3 बचेगा, और 2 यहाँ पे आ जाएगा। और दिस इज योर n-1 इंटू 4। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवीजन के अंदर आ जाएगा, दैट इज n-1। 236 डिवाइड बाय अगर 4 करोगे तो आई थिंक 5 20 हो जाएगा, 36 तो ये 9 आ जाएगा, दिस इज द 59 -1 इधर आके +1 हो जाएगा। यहाँ से आपको n का वैल्यू मिल रहा होगा 60। कितना मिल रहा होगा, 60। मतलब आप कह सकते हो कि 10 से लेके 250 तक 4 से डिवाइड होने वाले टोटल 60 नंबर है, 60 नंबर है, 60 नंबर से जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। हम अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं भैया। अब देखो ये एक मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उनका एक एग्जांपल्स है। दो टैंक फिल कंप्लीटली इन 2 आवर्स इफ बोथ टैप्स आर ओपन। मतलब एक टंकी है और टंकी में दो नल अगर हम लगाते हैं, दो नल अलग अलग टाइप के नल है, और दोनों नल साथ में चालू करते हैं, तो पूरे टंकी को भरने के लिए टोटल 2 आवर्स लगते हैं। अगर वन ऑफ द टेप इज ओपन एट अ गिवन टाइम, मतलब दोनों में से कोई एक टेप अगर आप ओपन करो तो उसमें से गिवन टाइम द स्मॉलर टेप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द बिगर। मतलब आपने अगर मान लो बड़ा वाला टैप ओपन करके टंकी भरा, और दूसरे केस में आपने छोटा वाला टैप ओपन करके टंकी भरा, तो छोटे वाले टैप को 3 घंटे ज्यादा लगते बड़े वाले टैप। तो मान लो
कि बड़े वाले टैप से टंकी भरने के लिए टाइम लग रहा है एक्स, तो छोटे वाले में टाइम लगेगा x+3। सही बात है कि नहीं? छोटे वाले में टोटल टाइम कितना लगेगा x+3। और अगर दोनों को साथ में अगर चालू करके आप टंकी भरते हैं तो टोटल टाइम 2 घंटे में टंकी भर जाती है। तो यहाँ पे समझ लेना कि स्मॉलर टैप से टंकी भरने में T2 का समय दैट इज x+3 का समय लग रहा है, और बड़े वाले से x का समय लग रहा है टंकी भरने में। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हाउ मच टाइम डज ईच टैप विल टेक इंडिविजुअली, अलग अलग अगर टंकी भरा जाए तो कितना समय लगेगा, मतलब इन x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भैया देखो टंकी भरने में 2 घंटा लगता है, टंकी भरने में मान लो कि टंकी भरने में मान लो कि मैं टंकी को 1 घंटा नल चालू करता हूँ, 1 घंटा नल चालू करता हूँ मैं, तो दोनों नल को अगर 1 घंटा चालू करता हूँ तो 2 घंटे में टंकी भर जाती है। तो 1 घंटे में कितनी भरेगी? तो अगर मैं 1 को ऊपर लिखता हूँ 2 को नीचे लिखता हूँ, 1 आवर लगता है, 2 आवर लगता है टंकी को पूरा करने में, लेकिन मैंने कितनी देर चालू किया? 1 घंटा चालू किया। इससे इस रेशियो से मुझे ये समझ में आता है कि मैंने जितनी देर टंकी चालू किया उसमें टंकी आधी भर चुकी है। 1/2 मतलब क्या बता रहा? आधा। तो ऊपर हमने क्या लिखा कि ऊपर लिखा कि भाई टंकी को आपने कितना घंटा चालू किया? 1 घंटा चालू किया। और नीचे क्या लिखा कि टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगता है वो आपने लिखा। सिंपल सी बात है कि नहीं है? तो मैं यहाँ पे 1 आवर की बात करूंगा कि मान लो कि जो पहली वाली टंकी है, जो पहली वाली टंकी जिसमें बड़ा वाला नल लगा के हम टंकी भर रहे हैं, छोटा वाला को बंद के रखा है, तो उसको समय कितना लगता है? पूरा भरने में एक्स समय लग रहा है। लेकिन मान लो मैं 1 आवर की बात करता हूँ तो 1 आवर में वो कितना भरेगा? तो 1 आवर में अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूँ कि आधी भरी होगी कि 1/3 भरी होगी कि 1/5 भरी होगी, आधी टंकी भरने का मतलब है कि आधी टंकी आपकी भर चुकी है। 1/3 का मतलब है कि टंकी अगर मान लो आपकी इतनी बड़ी है तो उसका 1/3 हिस्सा भर चुका है, मतलब अभी 2 पार्ट और भरने बाकी है, इतने 1/3 हिस्सा भर चुका है। तो अगर मैं बोलूँ कि टाइम जिस टंकी को एक्स समय लग रहा था पूरा भरने में, तो 1 घंटे में वो कितनी भर जाएगी? 1 घंटे में वो बन जाएगी 1/x। जिस टंकी को x+3 समय लग रहा था पूरा भरने में, तो वन आवर में वो टंकी कितनी भर जाएगी? तो 1 आवर में वो टंकी भर जाएगी 1/x+3। समझ में आ रहा है? और अगर मैं पूछूं कि वही टंकी, अगर वही टंकी को हमें भरना है दोनों नल चालू करके, तो दोनों नल चालू करके अगर भरना है और मान लो मैं पानी सिर्फ 1 घंटा चालू करता हूँ, तो आपको दिख पा रहा है 2 घंटे में पूरी भर जाती है। 1 घंटे में कितनी भरी होगी? तो अगर रेशो में बात करूँ तो 1/2 मतलब आधी टंकी भर चुकी हो। समझ में आ रही है बात आपको? तो यहाँ से सिंपल सा हमारा एक सिचुएशन क्लियर हो गया कि अगर आप टंकी को 1 घंटा चालू करके रखते हैं तो टंकी आधी भर जाती है। तो मतलब यहाँ पे दोनों नल को चालू कर रखते हैं तो टंकी आधी आपकी भर जाती है। अगर आप इंडिविजुअली एक एक घंटा चालू करो, इंडिविजुअली अगर एक एक घंटा चालू करो और फिर उसको ऐड कर दो, तो ऑब्वियसली उसको 1/2 के बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने दोनों नल को क्या किया? 1 घंटा चालू करके रखा है और आपने अलग अलग उनको 1 घंटा चालू करके रखा है। बात एक की, दोनों पानी को मिलाएंगे तो वापस टंकी आधी भरी हुई मिलेगी। मतलब इस वाले नंबर को इस वाले नंबर को अगर आप मिला दो तो आधा भरना चाहिए। करेक्ट है? तो यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा दैट इज 1/x प्लस 1/x+3 विच इज इक्वल टू हाफ। बराबर? इस नल को भी आधा घंटा चालू किया, इस नल को भी आधा घंटा चालू किया और दोनों नल को साथ में चालू किया, तो भी बात वही है कि आधी टंकी तो भरने वाली है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे इक्वेशन मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करो दैट इज x+3, और ये x इधर मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज x, और नीचे अगर करेंगे तो x ऑफ x+3 हो जाएगा और सामने आ जाएगा 1/2 आपके। अभी यहाँ पे वापस से एक बार और x और यहाँ पे x मिलके 2x हो जाएगा दैट इज 2x+3, और नीचे बन जाएगा आपका x² प्लस 3x, और इधर बन जाएगा आपका 1/2। वापस से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये जाएगा ऊपर वालों के साथ, तो ये बनेगा 4x+6 और इधर मल्टीप्लाई होके बन जाएगा x² प्लस 3x। अभी इन सारे नंबर को अरेंज करके प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है, तो ये x² हो जाएगा, ये 4x को उधर भेजो तो -4x होगा, +3x पहले से यहाँ पे मौजूद है, और +6 को उधर भेजो तो -6 हो जाएगा। तो ये हो गया x² माइनस एक्स माइनस 6। सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इस फॉर्मेट में, और अगर आप देख पाते हो तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है और यहाँ पे माइनस का साइन है, मतलब सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करके -1 आ रहा है। आपको ऐसे दो नंबर की खोज करनी जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 और सब्ट्रैक्शन होता है -1। 3 2 इंटू 2, और -3 में से अगर आप 2 माइनस करते हो तो +1 आता है, बट हमें -1 चाहिए तो हम 2 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको -1 मिल जाएगा। इस जगह पे हम पुट कर लेंगे अपना, देखो ये वाला वैसे का वैसा, लास्ट वाला टर्म भी वैसे का वैसा रहेगा, बट बीच वाला जो टर्म हो जाएगा वो बन जाएगा +2x माइनस 3x। इन दोनों में से अगर हम बात करेंगे तो x कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x+2, और इन दोनों में से अगर बात करेंगे माइनस कॉमन निकलेगा और 3 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x+2। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है x+2 का एक ब्रैकेट इन दोनों से मिलके, और यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट x-3 से मिल जाएगा।
तो x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो होगा, x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो होगा, यहाँ पे x प्लस टू माइनस उधर जाके हो जाएगा माइनस टू, और x माइनस थ्री उधर जाके हो जाएगा आपका प्लस थ्री। देखो समय कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू डिसाइड करेंगे टाइम का वो होगा थ्री। तो देखो बड़े वाले नल से जब हम टंकी भर रहे थे उस टाइम को हमने x यहाँ पे मान के रखा था, तो इसका मतलब जो x का वैल्यू थ्री आया, मतलब बड़े वाले नल से टंकी भरने के लिए टोटल 3 घंटे लगेंगे। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर द बिगर टैप से अगर आप टंकी भरते हो तो आपको 3 घंटा लगेगा, और अगर स्मॉलर टैप से टंकी भरते हो तो उसका वैल्यू x प्लस थ्री लेगा था, दैट इज थ्री प्लस थ्री, टोटल 6 आवर्स लगेगा अगर आप छोटे वाले नल से क्या करते हो टंकी भरते हो। तो सिंपल सा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपको अपना फाइनल रिजल्ट आपके मिल जाए। तो इस क्वेश्चन में नहीं है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और यहाँ पे ये बोल रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है, तो आप m का वैल्यू बताओ। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट जब भी रियल और इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी जीरो के बराबर होता है। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये हमारा a का वैल्यू होगा दैट इज m माइनस ट्वेल्व, ये हमारा b का वैल्यू होगा दैट इज e का वैल्यू हमारा होगा टू दैट इज m माइनस ट्वेल्व, और ये हमारा c का वैल्यू होगा दैट इज टू। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर होगा। ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो b का वैल्यू यहाँ पे है टू, ब्रैकेट के अंदर m माइनस ट्वेल्व ऑफ होल का स्क्वायर, ये b का वैल्यू पूरा डाल दिया, फोर ए का वैल्यू है m माइनस ट्वेल्व, सॉरी a का वैल्यू है m माइनस ट्वेल्व और c का वैल्यू टू है, इक्वल टू जीरो के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे देखो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, और m माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर एम प्लस वन फोर्टी फोर, दैट इज ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर, माइनस फोर और ये टू माइनस एट हो जाएगा, और माइनस एट को जब हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट एम माइनस माइनस प्लस और ट्वेल्व एट ज़ा 96, ये होगा हमारा यहाँ तक। फिर फोर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, फोर एम स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर इंटू फोर 96m, और 144 इंटू फोर कितना होता है तो करके यहाँ पे हम देख लेते हैं, फोर फोर ज़ा 16, वन कैरी, फोर फोर ज़ा 16 17, वन कैरी, फोर वन ज़ा फोर एंड फाइव, दैट इज 576, ये हो जाएगा माइनस एट एम प्लस 96। अब आपको पता है कि m वाला m के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, स्क्वायर वाले के साथ तो नहीं हो सकता है। तो माइनस 96 और माइनस एट ये मिलके बन जाएगा 104m, 576 और 96 मिलके कितना होता है देखते हैं, 576, 576 और 96, तो ये 12, वन कैरी ये 17 हो जाएगा, वन कैरी 672, और वो भी माइनस में कि प्लस में, तो ऑब्वियसली प्लस में आएगा क्योंकि दोनों के पास क्या है प्लस का साइन, तो प्लस 672 इक्वल्स टू जीरो। अगर आप तीनों को नंबर देखो, फोर 104 को भी देखो, ये भी, और तीनों नंबर चारों नंबर ये फोर से डिवाइड हो सकते हैं, तो पूरे इक्वेशन को फोर से आप डिवाइड कर लो सो देट आपका थोड़ा छोटा हो जाए इक्वेशन। तो एम स्क्वायर माइनस फोर टू ज़ा एट, सिक्स ज़ा एम, और अगर आप 672 को फोर से डिवाइड करते हो, फोर से डिवाइड करते हो 672 को, तो देखते कितना आता, फोर यहाँ पे टू बचेगा, फोर सिक्स ज़ा 24, तो फोर सिक्स ज़ा 24 में जाएंगे, फिर 32 आएगा, 32 एट ज़ा तो 168 पे गाड़ी रुक जाएगी, यहाँ पे ये काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वही सब फैक्टराइजेशन करना है, तो वन इंटू सिक्सटी एट दैट इज 168, मल्टीप्लाई करके 168 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट ऐड ऐड तो प्लस का साइन है मतलब ऐड करके आना चाहिए यहाँ पे 26, ऐसे दो नंबर आपको यहाँ पे बताने हैं। तो 168 और ऐड करके 28, तो आप यहाँ पे 168 के पहले फैक्टर गिरा दो सो दैट आपको अपनी क्लियरिटी मिल जाए, आंसर की तरफ आप जल्दी बढ़ जाओ। फोर से डिवाइड करोगे तो टू ज़ा वन ज़ा 21, थ्री से करोगे तो सेवन, और अब थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे खेल के देख लो, तो सेवन सेवन थ्री ज़ा 21 और टू फोर ज़ा एट, 21 और एट 29 होगा, हमें 26 चाहिए एडिशन, फोर थ्री ज़ा 12 होता है, और ये टू और ये सेवन 14 होता है, तो 14 और 12 की अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो तो ऑब्वियस है 168 आना होगा, और एडिशन देखो 26 आ रहा है तो हमारा यहाँ पे एडिशन 26 चाहिए, बट एडिशन माइनस 26 चाहिए, तो हम इस तरीके से ऐड करेंगे माइनस 12 और माइनस 14, तो यहाँ पे वन एम स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस 12m माइनस 14m प्लस 168 इक्वल्स टू जीरो। m कॉमन आएगा तो यहाँ पे m माइनस ट्वेल्व, और यहाँ पे कॉमन आएगा माइनस कॉमन आएगा, और 14 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा m माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, पहला वाला m माइनस ट्वेल्व मिलेगा और दूसरा वाला ब्रैकेट m माइनस 14 मिलेगा,
यहाँ पे आप देख पा रहे हो m का दो दो वैल्यू आएगा, यहाँ से m का वैल्यू 12 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा m का वैल्यू 14 आएगा और दोनों ही हमारे आंसर यहाँ पे होने वाले हैं। दिस इज द फाइनल आंसर जिसमें हमने एक तरीके से नेचर ऑफ रूट वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको हमने सॉल्व किया। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। शेयर इज होल्ड सोल्ड फॉर द मार्क वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज में शेयर बेचा गया, ब्रोकरेज लगा 0.1% का। देखो भाई, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप शेयर बेचते हो खरीदते हो तो 1000 रुपये के शेयर को आपने बेचा, लेकिन बेचने और लेने के लिए आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है, दलाली देनी पड़ती है, क्योंकि आप उसका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो। तो आपके पास कितना आएगा, आपने 1000 रुपये का तो बेचा, लेकिन आपके पास पूरा का पूरा 1000 रुपया यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ब्रोकरेज इसमें से माइनस होगा। कितना ब्रोकरेज माइनस होगा, 0.1%। तो पहले आप पता कर लो कि ब्रोकरेज कितना लग रहा है। तो ब्रोकरेज यहाँ पे लग रहा है परसेंटेज में, दैट इज 0.1%। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ब्रोकरेज अमाउंट में अगर हम बात करेंगे पैसों में कितना होगा, तो परसेंटेज में तो 0.1 है, तो वो हो जाएगा आपका 0.1% ऑफ 1000 रुपीज। जो भी अमाउंट है उसका 0.1%। तो 0.1% ऑफ 1000 कैसे लिखेंगे, 0.1 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, जीरो से जीरो कट, 0.1 इंटू 10, 0.1 इंटू 10 हो जाएगा 1। तो 1 रुपीज आपका ब्रोकरेज लगेगा। तो ब्रोकरेज तो आपका ले लिया जाएगा, 1000 रुपीज का शेयर था, तो आपके हाथ में कितना आएगा, तो आप कितना अमाउंट रिसीव करोगे, तो वो हो जाएगा अमाउंट रिसीव बाय यू, दैट इज अमाउंट रिसीव बाय यू दैट इज 1000 रुपीज का तो शेयर था, ब्रोकरेज 1% एक माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास 999 रुपीज आपके हाथ में आएंगे, बाकी ब्रोकरेज में 1 रुपया चला जाएगा। तो दिस इज द ब्रोकरेज बेस्ड क्वेश्चन, इजी है, फाइनेंशियल प्लानिंग का सवाल था। यहाँ पे हमारा ये पूरा सेशन कंप्लीट होता है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेमेस्टर 1 एग्जाम के रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, वो भी आप चेकआउट कर लेना। वन शॉट, आईएफपीज वगैरह, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। पूरा वीडियो अगर आपने देखा है, पूरा का पूरा वीडियो देखा है, तो एंड में जो सवाल पूछ रहा हूँ 44+7 का आंसर आप कमेंट करके बताओ। ये वही आंसर कर पाएंगे जिन्होंने वीडियो एंड तक देखा होगा और पूरा क्वेश्चन पेपर पेशेंसली सॉल्व किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।